गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनजी ट्यूब फीडिंग। एनजी ट्यूब फीडिंग बेसिकली जो पेशेंट अपना खुद से खाना नहीं ले पाते हैं तो उसे हम एक मेडिकल इंटरवेंशंस के थ्रू उस पेशेंट्स को खाना पहुंचाने के लिए ट्यूब डालते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एनजी ट्यूब या नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब भी बोला जाता है। देखते हैं एनजी ट्यूब होती क्या है। सबसे फर्स्ट देखते हैं कि एनजी ट्यूब है क्या। डेफिनेशन की बात करें तो एनजी ट्यूब a tube that is passed through the nose and down through the nasopharynx and esophagus। ये क्या एक प्रकार का ट्यूब है जो क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, या तो हम नोज़ के थ्रू डालते हैं, जो कहाँ से जाती है हमारे, ये हमारा नोज़ हो गया और ये हमारा फेरिंग्स हो गया। तो यदि हम ट्यूब को डालेंगे तो ये अप्रोच कहाँ से जाएगी, नेजो फेरिंग्स से होके, ठीक है। या ईसोफेगस के थ्रू होते हुए कहाँ जाती है, स्टमक। मतलब यदि हम किसी पेशेंट्स में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो अप्रोच कौन सी यूज़ करते हैं, हम नोज़ के थ्रू, देन हम जाएंगे नेज़ोफेरिंग, देन जाएंगे ईसोफेगस, और कहाँ अप्रोच, कहाँ लास्टली हम उसको फूड को डिलीवर करेंगे, स्टमक में। इसके अनदर काम भी हो सकते हैं कि ये रिमूव करता है कंटेंट को फ्रॉम द स्टमक इंक्लूडिंग एयर एंड डिकम्प्रेसेस ऑफ द स्टमक। ये यदि एक्सेसिव कंटेंट यदि स्टमक में है तो उसको रिमूव करने के भी काम आता है, और इंक्लूड एयर, यदि किसी को गैस्ट्राइटिस हो रखा है और उसको एसिडिटी टाइप हो रहा है तो उसको जो गैसिड एसिड सिक्रेशन से उनको रिमूव करने के काम आता है। आगे देखते हैं, और टू द रिमूव स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड सच एज द पॉइजन फ्रॉम द स्टमक। कुछ लोग पॉइजन खा लेते हैं तो उनका गैस्ट्रिक लेवास का मीन्स है जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट भरा है उसको हम एक्सपेल आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये इसका बेसिकली डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एनजी ट्यूब इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द पेशेंट। अब वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हम एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ करते हैं। फर्स्ट तो देख लेते हैं कि पेशेंट है नेक एंड फेशियल इंजरी। यदि किसी पेशेंट को ट्रोमा हुआ है और कहाँ का ट्रोमा हुआ है, फेस का या नेक का। फेस या नेक का ट्रोमा हुआ है तो उसकी वजह से पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, सॉलो नहीं कर पाएगा। सॉलो ना करने की वजह से पेशेंट को फूड अच्छे से वो नहीं खा पाएगा। यदि वो न्यूट्रिटिव डाइट नहीं लेगा, यदि वो न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो वो उसकी इंजरी जो वुंड हीलिंग है या सारा कुछ है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो उसको हम बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देते हैं, जिससे हम आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड बात करते हैं, हैव हैड नेक एंड फेशियल इंजरी। यदि किसी की वही सेम चीज़ है कि सर्जरी हुई है, इंजरी की बात की थी, अब सर्जरी हुई है। यदि किसी को थायराइड सर्जरी हुआ है, किसी का थायराइड यदि रिपेयर हुआ है और उसका सर्जरी हुआ है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्यूब का इंसिशन कर सकते हैं। सेकंड बात करें, मान लो कोई फेस का सर्जरी हुआ है, जैसे कि बात करें कि किसी का मैंडिबल रिपेयर हुआ है। यदि किसी को जा रहा था एक आरटी के अंदर और उसका मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, मैंडिबल रिपेयर किया है तो वो सीधी सी बात है कि ऊपर से खाना नहीं, बाय द माउथ फूड नहीं टेक कर पाएगा, तो उसको हम क्या देंगे, आर्टिफिशियली फीडिंग देंगे बाय द हेल्प ऑफ द एनजी ट्यूब। सेकंड देखते हैं, नीड ए मैकेनिकल वेंटिलेशन और ब्रीथिंग। यदि कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है या पेशेंट खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो उसको हम क्या डालते हैं, वेंटिलेटर पे वायर एंडोटकियल ट्यूब डालते हैं। एंडोटकियल ट्यूब क्या करती है, आर्टिफिशियल उसको ब्रीथ प्रोवाइड कराते हैं, किसके द्वारा, वेंटिलेटर के द्वारा। तो यदि पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो मुंह से खाना नहीं ले सकता, क्योंकि जो एंडोटकियल ट्यूब है वो अप्रोच रहती है बाय द माउथ, है ना। यदि तो माउथ में यदि हमने एंडोटकियल डाली है तो उसको फूड नहीं ले पाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं से तो किसी वे से तो हमें फूड देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, एनजी ट्यूब का। लास्ट बात करेंगे कि पेशेंट हैव द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज। यदि पेशेंट को कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या ब्लॉकेज है तो उसमें क्या है कि स्टमक कंटेंट क्या नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है। तो उसके सीक्रेशंस को निकालने के लिए या हम लवाज के लिए उसके एक्सपेल आउट करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, एनजी ट्यूब। मान लो ये क्या है, अपना स्टमक है,
ये क्या है अपना स्टमक है, स्टमक है और ये अपना इंटेस्टाइन है। यहाँ यदि ब्लॉकेज हो गया है तो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यदि ब्लॉकेज हो गया है और ये जो मटेरियल है वो लोअर ट्रैक्ट में नहीं जा रहा है, तो ये कहाँ अकुमुलेट हो रहा है, इस जगह पे स्टमक में एंड सम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यदि यहाँ बार बार ब्लॉकेज हो रहा है तो ये नहीं नीचे नहीं जा पा रहा है, तो इस वाले सिक्रेशंस को हम क्या कर देंगे, बाय द हेल्प ऑफ द एनजी ट्यूब इसको आउटवर्ड निकाल देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन और सारी चीज़ें कॉज नहीं होगी। बाकी इस बाद में इसका सर्जिकल रिपेयर करके स्टाइल ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देंगे, ठीक है। इसलिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एनजी ट्यूब का। हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एनजी ट्यूब। देर आर द मैनी टाइप ऑफ एनजी ट्यूब। फर्स्ट वन इज द शॉर्ट ट्यूब। शॉर्ट ट्यूब क्या है, पासेस थ्रू द नोज इनटू द स्टमक। इसका यूज़ कैसे करते हैं, नोज के थ्रू जाएंगे और कहाँ डाल देंगे, स्टमक के अंदर। इसका जो रेंज मतलब कितना फ्रेंच का इसका, देखो जो एनजी ट्यूब का साइज आता है उसको बोलते हैं फ्रेंच। एनजी ट्यूब का जो साइज है, एनजी ट्यूब को जो हम साइज नापते हैं वो नापते हैं फ्रेंच में, फ्रेंच। तो फ्रेंच जो कितना फ्रेंच का अपने को यूज़ करना होता है, 14 to 18 फ्रेंच की हम एनजी ट्यूब यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका न्यूनेटल का अलग रहता है ना, 5 से 6 फ्रेंच रहता है न्यूनेटल का। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये फ्रेंच बढ़ता जाता है। अडल्ट के लिए मेनली हम 60 to 18 फ्रेंच यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें क्या रहता है, सिंगल ल्यूमन रहता है। इस सिंगल ल्यूमन का मीन्स ट्यूब इस प्रकार की रहेगी, उसमें ऊपर क्या रहेगा, ये एक ट्यूब रहती है, इसमें ऊपर क्या रहता है, एक कैप रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, उसको फीडिंग प्रोवाइड कराते हैं। डायरेक्टली ये कहाँ पे चली जाती है, नोज टू स्टमक में चली जाती है। ये कैसा ट्यूब रहता है, प्लास्टिक का रहता है और रबर ट्यूब रहता है, जिसमें होल रहता है नियर द टिप। ये टिप है, इसमें टिप में क्या रहता है, एक होल रहता है। होल की वजह से जब हम ऊपर से बाय द आउटवर्ड हम जब इसमें फीडिंग डालते हैं तो इस होल के थ्रू क्या जो हो जाती है, स्टमक में चली जाती है। तो सिंगल ट्यूब, शॉर्ट ट्यूब की बात करें, शॉर्ट ट्यूब कौन सी जो क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, नोज टू स्टमक। कितना फ्रेंच का आता है, 14 to 18 फ्रेंच का, 14 to 18 फ्रेंच आएगा। अब बात नेक्स्ट कर लेते हैं, ये होता कैसा है, एक रबर का ट्यूब रहता है, रबर प्लास्टिक का ट्यूब रहता है, जिसके नीचे टिप पे क्या रहता है, एक होल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम ट्यूब की। मीडियम ट्यूब क्या रहता है, ट्यूब आर पास थ्रू द नोज टू द ड्यूडेनम एंड जेजुनम। अब ये ट्यूब क्या रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, किसके कंपेयर में, शॉर्ट ट्यूब के अंदर। अब शॉर्ट ट्यूब को तो हम यूज़ कर रहे थे स्टमक के लिए, लेकिन लॉन्ग जो मीडियम ट्यूब है वो कहाँ जाती है, डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, डियोडिनम और जेजुनम में जाके ये स्टे करती है। तो ये थोड़ा लंबा ट्यूब रहता है अकॉर्डिंग टू द, यदि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रेशंस को एक्सपेल आउट करना है तो वो हम यूज़ करते हैं कौन सा ट्यूब, मीडियम ट्यूब। लास्ट ट्यूब की बात कर लेते हैं, लॉन्ग ट्यूब। लॉन्ग ट्यूब क्या है, ये भी नोज के थ्रू पासेस होता है थ्रू द इसोफेगस एंड स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन, यूज फॉर द डीकम्प्रेशन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये क्या रहता है, लॉन्ग ट्यूब रहता है। ये रहा अपना स्टमक। स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब यदि इस ट्यूब के अप्रोच में ले रहे हैं तो ये ट्यूब गई स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब इस ट्यूब का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन यदि कहीं, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करी, यदि इस प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम बेसिकली जो उससे पहले वाला पार्ट है, मतलब यदि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है और इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम इधर वाले सारे एरिया के मटेरियल को हम निकालना चाहते हैं, एक्सपेल आउट करना चाहते हैं, तो वो किसके थ्रू कर पाएंगे, लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग ट्यूब क्या है, अप्रोच चली जाती है कहाँ तक, इंटेस्टाइन तक। देखो सीधा सीधा याद करें, शॉर्ट ट्यूब तो रहता है स्टमक तक, मीडियम ट्यूब कहाँ तक जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और लॉन्ग ट्यूब कहाँ तक जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक। मेनली स्टमक जो शॉर्ट ट्यूब है इसको फीडिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, बाकी ट्यूबों का हम यूज़ कहाँ करते हैं, एक्सपेल आउट करने के लिए एनी प्रोडक्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस। अब इंडिकेशन, किन किन पेशेंट्स में हम इनको लगा सकते हैं, है ना। विच पेशेंट आर यूज द एनजी ट्यूब फीडिंग।
या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को किन पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तो बात करें टू डिकम्प्रेस द स्टमक एंड रिमूव द गैस एंड फ्लूइड। स्टमक का क्या करना, डिकम्प्रेस करना, जो उसके अंदर मटेरियल है उसको क्या करना, एक्सपल आउट करना। तो फर्स्ट बात करें क्या क्या मटेरियल को हम बाहर निकाल सकते हैं। पहला तो गैसेस, जिस स्टमक में कुछ गैसेस हैं यदि वो नहीं निकल पा रही हैं तो उसको हम एनजी ट्यूब के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। और कुछ फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड जनरेट हो जाते हैं कहाँ पे, स्टमक के अंदर, तो उसको भी एक्सपल आउट कराने के लिए एनजी ट्यूब फीडिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करें लेवाज फ्रॉम द स्टमक एंड रिमूव इंजेस्टेड टॉक्सिन्स। यदि लवाज करने, यदि कोई पेशेंट के स्टमक में ज़्यादा HCl प्रोडक्शन हो रहा है या गैसेज जूस का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से वो कोज कर रहा है वहाँ का इन्फ्लामेशन है ना, तो वो हम क्या गैस्ट्राइटिस कोज कर रहा है, तो उन जो जूसेस को या HCl को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूब डालते हैं और उसके मटेरियल को पूरा एक्सपेल आउट करते हैं आउटवर्ड द बॉडी। तो इसलिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डायग्नोज द डिसऑर्डर ऑफ द GI मोटिलिटी एंड अदर डिसऑर्डर। यदि कोई GI का डिसऑर्डर है, उसका अपने को स्टमक के जूसेस का फाइंडिंग करना है, तो इसको हम डायग्नोस्टिक यूज़ में भी यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि अंदर के जूसेस का यदि हमें कल्चर कराना है या उसके अंदर सब्सटेंस देखना है कितना इसके अंदर गैसेस जूस का सीक्रेशन क्या कंपोजिशन है जो सीक्रेट हो रहा है, तो उसके लिए भी हम एनजी ट्यूब डाल देते हैं और अंदर के जूसेस का सैंपल ले लेते हैं और फिर इसको रिमूव कर देते हैं। तो डायग्नोस्टिक पर्पज से भी हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है टू एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एंड फीडिंग। यदि कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस है या कोई लॉन्ग ट्रोमा है या क्रॉनिक कंडीशन में है, तो पेशेंट क्या नहीं कर पाता है, फीड नहीं ले पाता खुद से, ना ही मेडिकेशन को क्या कंज्यूम कर पाता है। तो हम बाय द हेल्प ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब उसको इंसेशन करेंगे, उसको सारा फीडिंग देंगे और मेडिकेशंस भी उसी के थ्रू दे सकते हैं। लास्ट है टू ट्रीट एन ऑब्स्ट्रक्शन। यदि ट्रीट एन ऑब्स्ट्रक्शन का मीन्स ये है कि यदि कोई स्मॉल इंटेस्टाइन, यदि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या ब्लॉकेज हो गया है, हमने कुछ बोलस खाया था, यदि कुछ चीज़ खाई और यहाँ पे क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो हम ऊपर से क्या करते हैं, लेवाज करते हैं इसको। लेवाज ऊपर से हम नॉर्मल सलाइन वगैरह डालेंगे और इस जो कंटेंट है इसको क्या करेंगे, ब्रेकआउट करेंगे। और ब्रेकआउट करने के बाद इसी कंटेंट को कहाँ कर देंगे, एक्सपेल आउट कर देंगे आउटवर्ड द बॉडी। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था उसको भी रिमूव करने के लिए भी ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू कंप्रेस ए ब्लीडिंग साइट। ब्लीडिंग को कैसे, आपने सुना होगा एक डिजीज़ है इसोफेजियल वराइसिस। इसोफेजियल वराइसिस में क्या होता है, इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है। तो ब्लीडिंग होने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक सेगमेंटल ट्यूब रहती है इस प्रकार से, उसके ऊपर बलून्स लगे रहते हैं, तो उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद जो जहाँ पे इसोफेगस में ब्लीडिंग हुआ है तो उसको क्या क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने से वहाँ का ब्लीडिंग रुक जाता है, पेशेंट को भी हम इस प्रकार से फीड देते हैं। तो इस काम में भी ये अपना एनजी ट्यूब काम आता है। नेक्स्ट बात करें लास्ट वन टू एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द एनालिसिस। जो अभी बात की थी कि डायग्नोस्टिक पर्पज से भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या कंटेंट है उनका एनालिसिस करना है, तो वो भी हम एनजी ट्यूब फीडिंग उसके एस्पिरेट करेंगे। एस्पिरेट का मीन्स है कि जो भी गैस्ट्रिक जूस है उस कंटेंट को एनजी ट्यूब की फीडिंग मतलब एनजी ट्यूब के थ्रू हम बाहर निकालेंगे और उसका एनालिसिस करने के लिए लेबोरेटरी भेज देंगे। तो दीज आर द इंडिकेशन फॉर द GI इंट्यूबेशन। मतलब GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन का मीन्स है कि हम जो एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं, किस पर्पज़ से कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी की। अब नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शन ऑन एन एनजी ट्यूब। अब एनजी ट्यूब का इंसर्शन करने के लिए मतलब हमको डालने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ हम उसमें देखते हैं, उन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट मतलब हमें किसी पेशेंट के अंदर क्या करना है, एनजी ट्यूब डालना है। तो एनजी ट्यूब डालने के लिए हम क्या क्या चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, हु नीड एन एनजी ट्यूब, कि ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसको नीड है किसका, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का। यदि वो फीड नहीं ले पा रहा है या गैस्ट्रिक लेवाज करना है या उसका ऑब्स्ट्रक्शन है या उसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग करनी है, तो इन सब चीज़ का हम पहले असेसमेंट कर लेंगे। फर्स्ट क्या क्या चीज़ देखते हैं, किसको नीड है। फर्स्ट देखते हैं सर्जिकल क्लाइंट। यदि किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ है, अभी बात की थी फेस और नेक की सर्जरी हुई है, तो उन पेशेंट्स को हम क्या कर लेंगे, सीधा सीधा फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड बात करेंगे वेंटिलेटेड क्लाइंट।
यदि किसी पेशेंट को वेंटिलेशन, यदि वेंटिलेटर पे है तो सीधा सा बात है, वेंटिलेटर है तो वो उसका जो अप्रोच गया है एंडोट्रैकियल ट्यूब पर बाय द माउथ गया है। माउथ के जाने के बाद पेशेंट ऑरली फूड नहीं टेक कर पाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, नोज के थ्रू, एनजी ट्यूब के थ्रू हम उसको फीड देंगे, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई देंगे। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट। न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट मतलब किसी पेशेंट है, पैरालाइटिक पेशेंट है, पैरालिसिस है। यदि पैरालाइटिक पेशेंट है तो उसके अंदर क्या नहीं है, मसल्स के अंदर टोनिसिटी नहीं है कि वो क्या करे, खुद से फीड ले पाए, खुद से खाना खा पाए या खुद फीड कर पाए। तो उसको क्या करते हैं हम, डायरेक्टली ट्यूब को इंसेशन करके हम पेशेंट को हाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्लाइंट हु आर अनेबल टू मेंटेन एडिक्वेट ओरल इनटेक टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड। यदि वो पेशेंट जो ओरल इनटेक नहीं कर पा रहे हैं एडुकेट अमाउंट में, एडुकेट अमाउंट मतलब जितना उनको चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका मेटाबॉलिक डिमांड, मेटाबॉलिक जो उनका सेल का बॉडी का डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो उन पेशेंट्स में भी हम क्या करते हैं, ये ट्यूब को इंसर्शन करते हैं। तो हमने पहले क्या देखा, पेशेंट को क्लैरिफाई किया कि पेशेंट जो हम जिसमें लगा रहे हैं वो सही पेशेंट है या नहीं है, तो उसी को क्या कहलाता है, असेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पैटेंसी ऑफ नेरेसिस। पैटेंसी ऑफ नेरेसिस मतलब उसके जो हम जो अप्रोच यूज़ करते हैं, नोज टू इसोफेगस देन स्टमक, तो उसके नोज़ का वो देख लेंगे कि नोज़ क्लियर है कि नहीं है, ब्लीड तो नहीं हुआ, कहीं सर्जरी तो नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए असेस करेंगे। उसका पैटेंसी यूज़ करेंगे कि वो हम बाय द नोज जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देख लेते हैं, किन किन चीज़ों के बीच में, नोज़ ब्लीड, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट में नोज़ ब्लीड हो जाता हो क्योंकि सेंसिटिव हो नोज़ के लिए। सेकंड क्या देख लेंगे, नेज़ल सर्जरी, कि पेशेंट है उसको कोई प्रीवियस में तो कोई नेज़ल सर्जरी नहीं हुआ है, नेज़ल सर्जरी हुआ है तो हम कभी भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा कि एनजी ट्यूब के लिए। उसके सेप्टम डेविटेड नहीं थे, सेप्टम नोज़ नोज़ को ये नोज़ बना देते हैं, एक इधर है एक इधर है, ये अपने नेरेसिस हो गए और ये सेप्टम है। सेप्टम क्या क्या डेविएटेड तो नहीं है, कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं है, तो इस चीज़ को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। या उसको एंटी कोगुलेंट थेरेपी, ऐसा तो है नहीं है, क्या पता उसको एंटी कोगुलेंट ड्रग चल रहे हो, एस्पिरिन वगैरह चल रहा हो, जिसकी वजह से हम जाएँ तो अप्रोच तो कर रहे हैं पेशेंट को अच्छे करने के लिए, लेकिन कहीं हो उसका नोज़ ब्लीड हो जाए, इसोफेगस ब्लीड हो जाए या स्टमक ब्लीड हो जाए, क्योंकि वो किस पे है पेशेंट, एंटी कोगुलेंट थेरेपी पे है। ये भी चेक कर लेंगे। फिर लास्ट हम देखेंगे असेस द क्लाइंट गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स मतलब वो जैसे उबाकी टाइप का आता है, उसके हम गैग रिफ्लेक्स को भी चेक कर लेंगे। पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करेंगे कि पेशेंट कॉन्शियस है, कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है। तो ये सब कुछ भी हम फाइंड आउट कर लेंगे ट्यूब को इंसर्शन करने से पहले। पेशेंट का बाउल साइंड सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट का बाउल साइंड, बाउल साइंड क्यों, क्योंकि बाउल यदि इंटेस्टाइनल मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यदि हमने बाउल साइंड सुनने से पहले ही एनजी ट्यूब फीडिंग डाल दी तो पेशेंट को हम फीड देंगे जब तक बाउल साइंड नहीं आता। ये एक चीज़ याद रखिए कि जब तक बाउल साउंड साउंड यदि नहीं आता है तब तक हम पेशेंट को फीड प्रोवाइड नहीं कराएंगे, चाहे आप एनजी ट्यूब डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पेशेंट को फीड नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि बाउल साइंड आने के बाद ही इंटेस्टाइनल क्या कर पाती है, फंक्शनिंग कर पाती है। तो वो हम चेक कर लें। ये किन पेशेंट्स के अंदर बाउल साइंड चेक करते हैं, यदि कोई सर्जिकल पेशेंट है, यदि उसको क्या हुई है, सर्जरी हुई है, सर्जरी होती है तो उसको क्या देते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया में क्या होता है कि यदि उसका लोअर लिम्ब का सर्जरी हुआ है तो एनेस्थीसिया दिया, तो लोअर लिम्ब क्या हो जाता है, एनेस्थाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल का मूवमेंट है वो भी क्या हो एनेस्थाइज हो जाता है। तो जब तक प्रॉपर वो फंक्शनिंग नहीं करेगा तब तक हम उसको फीडिंग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमें चेक कर लेना होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या करते हैं, हमने असेसमेंट कर लिया, पेशेंट फाइंड आउट कर लिया कि इस पेशेंट में हमें एनजी ट्यूब डालना है और सारे इंडिकेशन हमारे सही हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम कलेक्शन करते हैं सारी चीज़ों का, इक्विपमेंट्स का। तो वो हम देख लेते हैं। गैदर इक्विपमेंट, गैदर इक्विपमेंट है कलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। हमें सारी चीज़ें जो एनजी ट्यूब फीडिंग के लिए यूज़ करेंगे उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट चीज़ तो हम क्या कलेक्ट करेंगे,
14 to 16 फ्रेंच का एनजी ट्यूब, एक एनजी ट्यूब जो इंसर्शन करना है पेशेंट के अंदर, वो हम पेशेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसको ले लेंगे, चाहे वो 14 फ्रेंच हो, चाहे वो 16 फ्रेंच हो, चाहे वो 18 फ्रेंच हो, है ना, अकॉर्डिंग टू एज हम इसका चूज़ अप कर लेंगे। दूसरा क्या है, लुब्रिकेंट जेली। लुब्रिकेंट जेली क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हम इंसर्शन करेंगे इसके लिए यूज़ करते हैं लॉक्स जेली, है ना, लॉक्स जेली को यूज़ करते हैं। 0.2% जेली आती है, इसका क्या करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं, ये ल्यूब्रिकेशन का काम करेगी और पेशेंट को एनेस्थाइज कर देगी, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन नहीं होगा। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमें लुब्रिकेंट जेली ऑलवेज रखना है। नेक्स्ट, फ्लैश लाइट क्यों देखेंगे, कि उसके नीज़ल एग्जामिनेशन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत रहेगी, फ्लैश लाइट, क्योंकि नीज़ल, अभी हमने बात की कि नोज़ ब्लीडिंग तो नहीं है, डेविटेड सेप्टम तो नहीं है, प्रीवियस सर्जरी तो नहीं है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें फ्लैश लाइट चाहिए, जिसके द्वारा हम नेरेसस या उसके नोज़ को एग्जामिन कर सकें। नेक्स्ट है एमिसिस बेसिन या किडनी ट्रे। एमिसिस बेसिन या किडनी ट्रे या एमिसिस बेसिन दोनों सेम चीज़ हैं, वो हम साथ में ले लेंगे, क्योंकि एक्सपेल आउट कुछ मटेरियल होता है तो हम इसके अंदर कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या रखेंगे, कैथेटर टिप सिरिंज मतलब कैथेटर में लगने वाली, टिप सिरिंज मतलब उसको खींचने के लिए या उसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिरिंज यूज़ कर लेंगे, जिसके द्वारा हम चेक कर सकें। अभी प्रोसीजर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कैथेटर टिप सिरिंज क्या है। नेक्स्ट देखेंगे 50 ml सिरिंज। 50 ml सिरिंज क्यों यूज़ लेते हैं, क्योंकि हम उसको फीडिंग देना है तो हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को लगा के अटैच करके उसको फीडिंग देना है। जैसे कि ये हमारा क्या है, आउटवर्ड कैथेटर है या राइस ट्यूब है, इसके ऊपर एक कैप लगा होता है, कैप में क्या करते हैं, सिरिंज को टिप को लगा देते हैं और सिरिंज इस प्रकार रहती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फीडिंग को फिल करते हैं। फीडिंग को फिल करेंगे तो ये डायरेक्टली कहाँ चले जाएगी, स्टमक के अंदर। तो ये 50 ml सिरिंज का ये यूज़ रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे बाउल विथ वाटर क्यों यूज़ करते हैं, ये दो बाउल विथ वाटर एंड स्टेथोस्कोप है, ये किस चीज़ को चेक करने के लिए देते हैं, पेटेंसी बोल सकते हैं या प्लेसमेंट बोल सकते हैं। दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों बाउल विथ वाटर यूज़ करते हैं, स्टमक को यूज़ करते हैं। एक बाउल में हम क्या कर लेंगे, वाटर को फिल्ड कर लेंगे। अब हमने क्या कर लिया, एनजी ट्यूब का इंसर्शन कर लिया। एनजी ट्यूब का जो आउटवर्ड जो कैथेटर है उसको प्लेस करेंगे बाउल वाटर में। यदि ये स्टमक में गया है, ऐसा रहता है कि नोज़ है उसमें ओरोफेरिंग भी होता है, नेजोफेरिंग भी होता है। ओरोफेरिंग और हमें कहाँ डालना है, ईसोफेगस में। यदि मान लो कि ईसोफेगस में नहीं गया ट्यूब और ट्रकिया में चला गया और बाय अप्रोच लंग्स के अंदर चला गया, तो लंग्स के अंदर चला गया तो पेशेंट को हम यदि फीड देंगे, यदि हम पेटेंसी यदि उसका प्लेसमेंट चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली फीड दे देंगे, तो पेशेंट को एस्पिरेट कर जाएगा, लंग्स के अंदर जो कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए हम पेशेंट के बाउल के अंदर क्या डाल देते उसका आउटवर्ड कैथेटर डाल देते हैं, जिसके द्वारा यदि इसके अंदर बबल्स बनते हैं, यदि बबल्स बनना चालू हो जाते हैं तो पेशेंट का ट्यूब कहाँ डल गया है, लंग्स के अंदर डल गया है। यदि बबल्स नहीं बनते तो वो ट्यूब कहाँ डला है, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम ज़रूर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात कर लें स्टमक की, स्टेथोस्कोप की। हाँ, स्टेथोस्कोप को क्या क्या काम करते हैं, यदि इसका पेटेंसी चेक करना है तो ये स्टमक है, स्टमक बना देते हैं, स्टमक है। अब स्टमक के यहाँ हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को प्लेस करते हैं। स्टेथोस्कोप को प्लेस करने के बाद जो उसका एक्सटर्नल एरिया है, ये ट्यूब का क्या है, एक्सटर्नल एरिया है, यहाँ पे एक सिरिंज लगाते हैं और सिरिंज से एयर पुश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एयर पुश करते हैं। यदि एयर पुश करी और यहाँ से एयर गया डायरेक्टली स्टमक में, तो हमें क्या साउंड सुनाई देगा, एयर का, कि एयर क्या हुआ, इंसर्शन हुआ है। तो यदि एयर स्टमक में एयर इंसर्शन करते टाइम एयर का फिलिंग साउंड सुनाई देता है, तो मान लो पेशेंट का सीधा कहाँ ट्यूब गया है, स्टमक के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेस हम यूज़ करते हैं प्लेसमेंट को चेक करने के लिए कि पेशेंट का जो ट्यूब है वो एग्जैक्ट गया है या नहीं गया। नेक्स्ट क्या करते हैं इसके बाद,
ये सारी चीज़ इकट्ठा कर ली। अब हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि सर हम आपको आप फीड नहीं, यदि कॉन्शियस पेशेंट है तो हम कॉन्शियस पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, यदि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को हमेशा एक्सप्लेन करना होता है। कोई प्रोसीजर यूज़ करने से पहले, अप्लाई करने से पहले या तो पेशेंट को एक्सप्लेन करो या उसके फैमिली मेम्बर को, दोनों को एक्सप्लेन। यदि एक्सप्लेन करने के बाद सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी, उसके इंडिकेशन, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्यों हम उस एनजी ट्यूब फीडिंग को अप्रोच कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, पोजीशन द क्लाइंट इन द सिटिंग एंड हाउ वी फावलर पोजीशन। पोजीशन क्या, यदि पेशेंट को हम एनजी ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं तो या तो उसको बिठा दीजिए या उसको हाई फावलर पोजीशन पे ले आइए, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अपना पासेज है किसका, ओरोफेरिंग और नैरोफेरिंग का, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, जिसके लिए हम पेशेंट को जब ट्यूब इंसेशन करेंगे तो पेशेंट को पेन नहीं होगा और इजीली हम उसको अप्रोच कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या, एग्जामिन फीडिंग ट्यूब फॉर द फ्लॉस। अब उस फीडिंग ट्यूब को एग्जामिन करेंगे कि वो सही है या नहीं है, कहीं से ब्रेक डाउन तो नहीं है या कुछ उसमें डिफॉर्मिटी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ देख लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्यूब टू बी इंसर्टेड। अब डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट का ट्यूब को की लेंथ उसका सही है, पर्टिकुलर पेशेंट के लिए नहीं है, तो उसका एक फॉर्मूला रहता है, नोज़ टू कहाँ डालते हैं, यदि नोज़ है उसका लेंथ को मतलब मेज़र करने के लिए नोज़ टू ईयर पिन्ना, लोअर इनर ईयर पिन्ना तक एक बार मेज़र करेंगे और ईयर पिन्ना तक जिफॉइड प्रोसेस। अभी डायग्राम के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मेज़रमेंट किया जाता है एनजी ट्यूब का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द टिप फ्रॉम द नोज टू द ईयर लोब। ये लिखा हुआ है कि डिस्टेंस को मापने के लिए टिप ऑफ द लोअर लिप नोज के थ्रू और लोब के थ्रू जाएंगे और फिर उसको जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम तक उसको नापेंगे, तो पेशेंट के उतना लेंथ यदि हम इंसर्ट करते हैं तो उतना लेंथ कहाँ चला जाएगा, स्टमक के अंदर। फिर ये सारा कुछ कर लिया, इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं एनजी ट्यूब इंसेशन के लिए, तो हम प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, एनजी ट्यूब इंसेशन करना पड़ता है। अब यदि एनजी ट्यूब इंसेशन कर रहे हैं तो क्या क्या रिस्क हमें देखने को मिलेगा, प्रोसीजर को पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ पढ़ लेते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट जो प्रोसीजर का डिटेल है वो हमें पता हो। ठीक है, तो पहले रिस्क पढ़ लेते हैं। एनजी ट्यूब फीडिंग कैन आल्सो पोटेंशियल कॉज, कि एनजी ट्यूब फीडिंग हम कर रहे हैं, हम कर तो रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या रिस्क हो सकती है पेशेंट को क्या हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग मतलब क्रैम्प्स पेन हो सकते हैं, है ना, वो बढ़ सकते हैं पेशेंट को। सेकंड क्या हो सकता है, स्वेलिंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग, या हमने अच्छे से एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं करी और हमने क्या कर दिया, इन्फेक्शन स्टमक के अंदर डाल दिया, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जाके अपने कॉलोनाइजेशन करेगा और पेशेंट को क्या कॉज करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसका कंपनसेटरी रिएक्शन क्या होता है, इन्फ्लामेशन, तो वो भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट नोजिया, क्योंकि उसको आदत तो है नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, इरिटेशन करने की वजह से नोजिया और वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रीगजिटेशन ऑफ द फूड और मेडिसिन, रीगजिटेशन ऑफ फूड और मेडिसिन का मीन्स है कि हम पेशेंट में बार बार क्या कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं। इसके थ्रू पेशेंट तो बोलेगा नहीं कि मेरे को, अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको बोलना नहीं होता है कि मेरे को क्या हो रहा है, भूख लग रही है या उसको फूड डाइजेस्ट हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं कि एनजी ट्यूब के माध्यम से हर 2 घंटे फीड दे रहे हैं, लेकिन वो डाइजेशन नहीं कर पा रहा उस फीड का, तो उसकी वजह से रीगजिटेड हो सकता है, उसको रीगजिटेशन हो सकता है, तो ये भी रिस्क रह सकती है, क्योंकि पेशेंट जब तक खुद से नहीं मांगेगा कि डाइजेशन हुआ नहीं हुआ ये हमें पता नहीं रहता, तो रीगजिटेशन भी हम एक कॉज करता है एनजी ट्यूब फीडिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेज़रमेंट। अभी हम बात कर रहे थे मेज़रमेंट कैसे करते हैं, तो फर्स्टली इसमें जो फर्स्ट दिखाया है डायरेक्टली जिफॉइड से दिखाया है, तो इसके टिप को ईयर लोब तक सबसे पहले क्या करते हैं, जिफॉइड ये क्या है अपना, यहाँ क्या रहता है, स्टर्नम रहता है, तो स्टर्नम के लोअर पोर्शन जिसे क्या बोलते हैं, स्टर्नम ये रहता है, स्टर्नम ये है, इसका जिफॉइड प्रोसेस कहाँ रहता है, ये वाला है ना, जिफॉइड प्रोसेस से क्या करते हैं, हम इसके टिप को लगाते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, ईयर लोब तक, लोअर ईयर लोब तक, इतना लेके, ये तो फर्स्ट मेजरमेंट है। सेकंड बी में देखते हैं हम कि जो ईयर लोब पे जो चीज़ ले गए, तो ईयर लोब से फिर हम क्या करते हैं, इसको
नोज़ के थ्रू, मतलब ईयर लोब, लोअर ईयर लोब से और नोज़ के थ्रू, और इसको क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। तो ये अपना पूरा साइज़ क्या हो जाता है, ये पूरा साइज़ क्या हो जाता है अपना, ट्यूब स्टमक तक रीच कर जाएगा। मतलब इतना यदि साइज़ नाप लिया तो हम ट्यूब का इंसिजन ट्यूब को किस जगह प्लेस करना है तो उसको मार्किंग कर लेते हैं और वहीं पे पेशेंट के आउटवर्ड प्लेस कर देते हैं। तो ये भी मेज़रमेंट का एक बेस्ट तरीका होता है। अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि हम ट्यूब को इंसर्शन करने जा रहे हैं, सबसे पहले हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉशिंग कौन सा करना है, मेडिकल हैंड वॉशिंग। हमेशा अप्रोच यदि कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो सब मस्ट बी यूज़ द हैंड वॉशिंग बिफोर, है ना। सबसे पहले हैंड वॉशिंग करना होता है। उसके बाद में हमें क्या करना था, पुट ऑन द क्लीन ग्लव्स। सर्जिकल ग्लव्स हमें पुट कर लेने होते हैं क्योंकि हम पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन में कोई अप्रोच करने जा रहे हैं, क्योंकि हम द इन्फेक्शन एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे तो पेशेंट इज गोज टू द इन्फेक्शन थ्रू, है ना, क्योंकि पेशेंट इन्फेक्शन के तरफ चला जाएगा। अब ये दोनों चीज़ कर ली, हैंड वॉशिंग कर लिया हमने, ग्लव्स पहन लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट द ट्यूब। अब ट्यूब को लुब्रिकेंट कैसे करेंगे, जो अभी बात की थी हमने लुब्रिकेंट जेली की। लुब्रिकेंट जेली को हम यूज़ करके ट्यूब के टिप के ऊपर अप्लाई कर देंगे, जिससे पेशेंट को इजीली कहाँ चला जाए, स्टमक के अंदर चला जाए। उसके बाद हैंड द क्लाइंट ए ग्लास ऑफ वाटर। अब पेशेंट को क्या करेंगे, एक हाथ में पेशेंट के ग्लास ऑफ वाटर को दे देंगे और उसको क्या करेंगे, सॉलो करने को बोलेंगे, जिसके जब हम ट्यूब डालेंगे तो इजीली कहाँ चला जाए, स्टमक में चला जाए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, जेंटली इंसर्ट ट्यूब थ्रू द नॉस्ट्रिल टू बैक द थ्रोट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यदि ट्यूब को इंसर्ट करना है, यदि ये नोज़ के अंदर हम जा रहे हैं, ये दोनों नरेसेस हो गए। अब इसको जो ट्यूब को इंसर्ट करेंगे नोस्ट्रिल्स के अंदर, बैक ऑफ द थ्रोट, पीछे की साइड ढकेलेंगे, पीछे की साइड ढकेलेंगे, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर नेज़ोफेरिंक्स। तो कहाँ ढकेलेंगे हम, पोस्टीरियर नेज़ोफेरिंक्स के अंदर ढकेलेंगे। इसमें क्या रहता है, बैक एंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स द ईयर। इसको किधर ढकेलेंगे, बैक डालेंगे और डाउनवर्ड डालेंगे टूवर्ड्स द ईयर, जो कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा पोस्टीरियर नोज़ोफेरिंक्स में चला जाएगा। तो ये क्या रहता है, इसको इंसर्ट करने का फॉर्मूला क्या रहता है कि आपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर डाला, डालने के बाद आप कहाँ गए, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, है ना। डाउनवर्ड पीछे की साइड और नीचे जाएंगे तो सीधा सीधा किसके अंदर चला जाएगा, नेज़ोफेरिंक्स के अंदर। इसके बाद क्या करेंगे, हैव क्लाइंट रिफ्लेक्स हेड टूवर्ड चेस्ट आफ्टर ट्यूब हैविंग पास थ्रू द नेज़ोफेरिंक्स। अब उसके क्लाइंट को फ्लेक्स करेंगे, हेड को आगे की तरफ, चेस्ट की तरफ। जब वो कहाँ पास हो जाए, नेज़ोफेरिंक्स को पास हो जाए, तो पेशेंट के सर को थोड़ा आगे कर देंगे चेस्ट की तरफ, जिससे क्या इजीली वो कहाँ पे चला जाए, इसोफेगस के अंदर चला जाए। इतना सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये एक वो है, यदि हम पेशेंट का इधर से ट्यूब इंसेशन नोस्ट्रिल्स में डाल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड पीछे की साइड डालेंगे और डाउनवर्ड डाउनवर्ड चले जाएंगे। अब ये कहाँ चला गया, नेज़ोफेरिंक्स पे। नेज़ोफेरिंक्स में जाने के बाद पेशेंट को हेड को कहाँ टिल्ट कर देंगे, डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड टिल्ट कर देंगे, चेस्ट की ओर टिल्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये पासेस क्या ओपन हो जाए और डायरेक्टली ट्यूब कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ईसोफेगस के अंदर। तो ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा। तो क्या क्या यूज़ करना है अपने को, नोस्ट्रिल्स में जाने के बाद पेशेंट को क्या करना, ट्यूब को क्या करना है, बैक ऑब्लिक डाउनवर्ड। अब जब ये नेज़ोफेरिंक्स के अंदर चला जाता है तो पेशेंट का क्या कर देंगे, हेड डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से हेड डाउन करने की वजह से क्या होगा, पेशेंट का जो ट्यूब है, ये वाला पार्ट एपिग्लोटिस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा, ईसोफेगस ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्यूब कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली ईसोफेगस में चला जाएगा। यदि हम टिल्ट नहीं करेंगे तो ये ट्यूब कहाँ चला जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा हम जब एनजी ट्यूब को इंसर्शन करते हैं हमें ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये जो हमने मेज़रमेंट किया था, तो प्लेस यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ट्यूब को प्लेस कर देंगे, क्योंकि जितना स्टमक में जाना है वो हमने पहले मेज़रमेंट कर लिया है और उस ट्यूब को प्लेस कर देना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कंटिन्यू एम्फासिस द नीड टू माउथ ब्रीथ एंड सोलो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पेशेंट को क्या करना है कि मुंह से ब्रीथ करने के लिए बोलना है और
निगलने के लिए। जैसे पेशेंट को क्या बोला, मुंह से ब्रीथ करो, क्योंकि नोज में तो हम क्या कर रहे हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहे हैं, और पेशेंट को बोल देना है कि मुंह से ब्रीथ करो और सॉलो करने के लिए। सॉलो करने के लिए बोलोगे तो क्या होगा, इसोफेगस के अंदर जो एपिग्लोटिस है वो ओपन हो जाएगा, तो है ना, इसलिए हम सॉलो करने के लिए बोलते हैं कि पेशेंट का जो ट्यूब है डायरेक्टली किस में जाए, इसोफेगस में जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, सॉलोइंग फैसिलिटेट द पासेस द ट्यूब थ्रू द ओरोफैरिंग्स। जब सॉलो करता है तो ओपन हो जाता है और डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, ओरोफैरिंग्स के अंदर ट्यूब का इंसर्शन हो जाता है। एडवांस ट्यूब ईच टाइम क्लाइंट सॉलो अंटिल डिजायर लेंथ हैज़ बीन रीच्ड। अब क्या करते हैं, जब तक पेशेंट को सॉलो करने के लिए बोलते हैं, जब तक कि पेशेंट का ट्यूब कहाँ ना चला है, जहाँ तक स्टमक है, जहाँ तक हमने डिजायरेबल उसको लेंथ को क्या किया था, चूज़ किया था। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें, इतना हो गया पेशेंट का ट्यूब कहाँ चला गया, स्टमक के अंदर। अब कुछ चीज़ें हमेशा याद रखते हैं, जो ये नीचे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखी, कभी भी ट्यूब को फोर्सफुली इंसर्शन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्यूब नहीं जा रहा है तो उसको ज़बरदस्ती धक्का लगाएं और उसको ट्यूब को इंसर्ट करें। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। हमेशा चेक कर लेना है प्लेसमेंट, ट्यूब का इंसर्शन करने के बाद प्लेसमेंट को चेक कर लेना बाय द हेल्प ऑफ बाउल, वाटर, और दूसरा क्या था, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप या बाउल वाटर से हमें चेक कर लेना है। यदि इन दोनों से आप क्लेरिफाई नहीं होते, और हमेशा 2 पीपल्स आर चेक द एंटीट्यूब, 2 पीपल्स, क्योंकि एक ने चेक कर ली तो दूसरे को बोलना है कि रीचेकिंग जरूर करना है। ऐसा नहीं होता कि आपने चेक कर लिया, आप जस्ट इससे कि क्लेरिफाई हो गए कि ट्यूब कहाँ चला गया, स्टमक में। तो सेकंड ओपिनियन हमेशा लेना होता है। कभी भी आप अप्रोच जाते हो इंटरनल ऑर्गन के अंदर, तो सेकंड ओपिनियन जरूर लेना है अपने को, है ना। सेकंड ओपिनियन से क्या रहेगा, आप हमेशा क्लेरिफाई रहेंगे। इसके बाद भी नहीं आता है तो एक्सरे कन्फर्मेशन कर लेना है, क्योंकि एक्सरे करवा लेना है किसका, स्टमक का, जिससे हम क्लेरिफाई हो जाएगा ट्यूब कहाँ गया, स्टमक के अंदर हुआ है। इससे हम क्या करते हैं, एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। पेशेंट का यदि लंग्स में चला गया तो एस्पिरेट कर जाएगा, और लंग्स में जो भी मटेरियल डाल रहे हैं वो लंग्स के अंदर चला जाएगा, जिससे पेशेंट को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एनजी ट्यूब इंसर्शन के लिए देखो, इसके अंदर कुछ इमेजेस दी गई है, जिसके अंदर ये ग्लव्स रखा है, ये सिरिंज रखी है, ये छोटा सिरिंज है, ये टेप रखा है, ये जेली रखी है, ये एनजी ट्यूब है, और ये कुछ सर्जिकल मतलब टॉवल्स हैं जो यूज़ करते हैं पेशेंट को इंसर्शन करने के लिए। अब इसके अंदर देख सकते हो कि आप जो एनजी ट्यूब पोजीशंस है क्या है, सिटिंग पोजीशन या हाई फाउलर पोजीशन। सिटिंग या हाई फाउलर पोजीशन यूज़ की जा रही है, पेशेंट को बिठाया जा रहा है और पेशेंट को क्या किया जा रहा है, इंसर्शन किया जा रहा है। तो इंसर्शन करेंगे तो यदि नोस्ट्रिल्स के अंदर डालेंगे तो कैसे डालेंगे, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का यदि और नेजोफेरिंग पास कर दिया, एपिग्लोटिस में पहुंच गया, तो पेशेंट के हेड को टिल्ट कर देंगे आगे की तरफ, जिससे पेशेंट उसका एपिग्लोटिस क्या हो जाए, ओपन हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे इवैल्यूएशन की। अब इवैल्यूएट, हमने ट्यूब डाल दिया, ये सारी चीज़ें, अब इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो ऑब्जर्व करना है क्लाइंट को टू डिटरमाइन रिस्पॉन्ड टू द प्रोसीजर। ऑब्जर्व कर लेना है क्लाइंट का, और डिटर्मिनेशन क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है पेशेंट, क्या नहीं कर रहा है, कैसा उसने रिस्पॉन्ड किया, तो वो सारी चीज़ें देख लेनी है। अलर्ट रहना, परसिस्टेंट गैगिंग, यदि उसको पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स बार बार आने लगे, गैग रिफ्लेक्स आने लगे तो मीन्स मतलब वहाँ नर्व इरिटेशन हो रहा है, तो वो हमें अलर्ट रखना है। क्या देख लेना, प्रोलॉन्ग इंटूबेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द गैग रिफ्लेक्स कैन बी कॉज इन वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन। यदि बार बार उसको प्रोलॉन्ग इंटूबेशन की वजह से, स्टिमुलेशन की वजह से, नर्व स्टिमुलेशन की वजह से गैग रिफ्लेक्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो क्या कॉज कर सकते हैं, वॉमिटिंग और एस्पिरेशन। वॉमिटिंग कॉज कर सकते हैं, वो वॉमिटिंग यदि लंग्स में चला गया तो पेशेंट को एस्पिरेशन हो जाएगा और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऑरिजिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कर लेना, कफिंग में इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ ट्यूब इन द एयरवे। कफिंग यदि हो रही है, पेशेंट डालने के बाद कफ कर रहा है, बार बार खांस रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा कि ट्यूब जो आपने डाली है वो स्टमक में नहीं गई, वो किसके अंदर गई है, लंग्स के अंदर गई है। तो ये चीज़ भी अपने को देख लेनी होती है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो भी चीज़ की है उसको नोट डाउन करना है। क्या क्या चीज़ नोट, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा करना है। एज ए नर्स यू कैन बी मस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर, क्योंकि ये आपका लीगल प्रोसीजर होता है और इसको आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंटेशन करनी है, साइज़ ऑफ ट्यूब, कौन सी साइज डाली है, किस नोस्ट्रिल्स में आपने अप्रोच यूज़ की है,
क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, ये सारी चीज़ लिख लेनी है। लास्ट क्या लिखना है, रिकॉर्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब, कितना आपने लेंथ इंसर्शन किया है कहाँ, नोस्टिल्स इसोफेगस स्टमक तक, वो चीज़ हमें नोट डाउन कर लेनी है। फ्रॉम द नोस्टिल टू एंड ऑफ द ट्यूब, कि एंड ऑफ द ट्यूब और नोस्टिल्स के अंदर कितना ट्यूब इंटरनल अंदर गया है वो हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि यदि वो क्यों याद रखना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, क्या पता ट्यूब पेशेंट बाहर निकाल दे या ज़्यादा इंसेशन कर ले, तो हमेशा उस लेवल को हम याद रखेंगे तो पेशेंट की ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट को के एरर को हम दूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें एवेल्युएट कर लेनी है। तो बच्चों आज ये हमने पढ़ा कि एनजी ट्यूब इंजेक्शन कैसे किया जाता है, क्या उसके इंडिकेशन रहते हैं, क्या उसका प्लेसमेंट रहता है, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो बेसिकली एनजी ट्यूब फीडिंग उन पेशेंट्स में करते हैं जो पेशेंट खुद से फीड नहीं ले पाते, या कोई उनका कोई डायग्नोस्टिक पर्पस रहता है, या पॉइजनिंग के लिए, यदि कोई पेशेंट पॉइजन खा के आया है तो उसके गैस्ट्रिक लेवास के लिए हम बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने पढ़ा एनजी ट्यूब फीडिंग। तो प्लीज़ बच्चों, यदि किसी को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।